नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बेटियों के घर पहुँचे पिता ने जब देखा बेटियों का लालची रूप तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। भाग दो। अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर सुन सकते हैं। बाबूराम जी थोड़ी देर तक तो सोचते रहे कि पता नहीं कहाँ जाना है, पर कुछ सोचकर तैयार हो गए। सभी लोग एक कार शोरूम में घुसे। शोरूम के अंदर जाते जाते निधि ने बाबूराम जी को बताया कि हम लोग कार खरीदने के लिए आए हैं। बाबूराम जी और सभी अंदर जाकर कार पसंद करने लगे। निधि के पति कमल और उसका बेटा कार पसंद कर रहे थे कि तभी निधि ने बाबूराम जी से आकर कार के पैसे देने को कहा। बाबूराम जी उसकी बात को समझ ही नहीं पाए कि वह क्या कह रही है। बाबूराम जी उसे हैरानी से देखने लगे। निधि ने बाबूराम जी को बोला कि पापा, यह कार तो आप ही हमें गिफ्ट कर रहे हैं, क्या आप हमें एक कार तक नहीं लेकर दे सकते हैं? बाबूराम जी उस शोरूम के अंदर कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहते थे। वह बिना कुछ बोले शोरूम से बाहर निकल जाते हैं। बाबूराम जी के बाहर आते ही निधि भी उनके पीछे पीछे बाहर उनके पास आ जाती है और उन्हें तरह तरह के बहाने देकर उनसे कार के लिए चेक पर साइन करवा लेती है। बाबूराम जी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। निधि तो अपनी दूसरी बहनों से भी कई गुना ज़्यादा चालाक निकलती है। वह तो बाबूराम जी को बातों में फंसाकर कार गिफ्ट करवा लेती है और जब यह बात दूसरी बहन को पता चलती है कि निधि ने तो सीधा कार ही बाबूराम जी से ले ली है, तो सभी उन्हें अपने अपने तरीके से कोसने लगती हैं, क्योंकि सभी को अपने हिस्से में दूसरे से ज़्यादा चाहिए था। अब तक बाबूराम जी बहुत परेशान हो गए थे। वह रोज़ रोज़ के दिखावे और अपने ही बाप के साथ की गई चालसाजियों से ऊब चुके थे। वह अपने लिए एक ऐसी जगह तलाशना चाहते थे जहां पर वह अपने जीवन के यह बचे हुए कुछ ही पल और अपना बुढ़ापा सुख, चैन व आराम के साथ गुजार सकें, जहां पर न किसी की चिक चिक हो और न ही किसी की कोई चालबाजियां हो। वह बहुत परेशान रहने लगे थे। उन्होंने अपना आगरा का बरसों पुराना घर खुश रहने के लिए बेचा था, पर वह तो पहले से भी ज़्यादा दुखी रहने लगे थे और उनके इस अकेलेपन और उदासी से उनकी किसी भी बेटी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। वह सब तो बस इसी में लगी रहती थी कि कैसे और किस तरीके से अपने ही बाप को लूट सके। बाबूराम जी के एक बहुत पुराने दोस्त थे। बाबूराम जी ने उन्हें अपनी सारी तकलीफ़ों के बारे में फ़ोन पर बातचीत करके बताया। तभी उनके दोस्त ने उन्हें वृद्धाश्रम रहने की सलाह दी कि वहाँ पर तुम्हारे दिन सुकून से तो बीतेंगे। बाबूराम जी को अपने दोस्त की वृद्धाश्रम जाने वाली बात सही लगी। उन्होंने सोचा कि जब किसी को मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो मैं भी किसी के बारे में क्यों सोचूं। बाबूराम जी ने मन में सोचा कि जिसकी ज़िंदगी जैसी चल रही है चलने दो, कम से कम बुढ़ापे बचे दिन तो मेरे सही से गुजरेंगे। मेरे ही जैसे न जाने कितने लोग मुझे वहाँ मिलेंगे। सुख दुख बांटने वाला कोई तो होगा। बाबूराम जी ने अब सभी की तरफ से मोह खो दिया था। न ही अपनी बेटियों से और न ही उनके बच्चों से कुछ जुड़ाव रह गया था। उन्होंने वृद्धाश्रम जाने का मन बना लिया था। बस वह आश्रम जाने से पहले अपने बड़े भाई से एक बार मिलना चाहते थे। वह अपने बड़े भाई राजा राम जी से बहुत प्यार करते थे। वह उनकी बहुत इज्जत और सम्मान करते थे, इसीलिए वह वृद्धाश्रम जाने वाली बात उन्हें बताना चाहते थे। बाबूराम जी की पत्नी और उनकी भाभी में कभी भी नहीं बनी थी, इसी वजह से वह दोनों भाई आपस में ज़्यादा मिल नहीं पाते थे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इन दोनों भाइयों के न मिलने से आपस में दोनों में ज़रा भी प्यार कम हुआ हो। बाबूराम जी अपने भाई को याद करते हुए अपने बचपन में खो जाते हैं। वह उन दिनों की बातें याद करने लगते हैं कि कैसे वो और उनके बड़े भाई राजा राम जी एक साथ मिलकर बड़े प्यार से रहा करते थे। परंतु अपनी अपनी शादियों के बाद दोनों ने रोज़ रोज़ की कलह से बचने के लिए अकेले अलग अलग रहना ही वाजिब समझा था, जिससे दोनों परिवारों में प्यार बना रहे। अपने बड़े भाई को याद करते हुए बाबूराम जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने भाई से मिलकर उन्हें अपने दिल की सारी बातें बताना चाहते हैं। वह अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर अपने भाई से बात करने के लिए फ़ोन लगाते हैं। जैसे ही उनके बड़े भाई राजा राम जी को उनके फ़ोन आने की खबर का पता चलता है तो इस बात से खुश होकर वह फूले नहीं समाते। उनके लिए वह पल बहुत ही खुशी का पल बन जाता है।
दोनों भाइयों की आपस में बात होती है और बात करते हुए दोनों भाइयों के गले भर जाते हैं। वह दोनों भाई जल्द से जल्द मिलकर आपस में गले मिलकर रोना चाहते हैं। बाबू राम जी के फ़ोन करते ही राजा राम जी बिना कुछ जाने समझे उन्हें अपने घर मिलने आने के लिए बुलाते हैं। उनकी यह बात सुनते ही बाबू राम जी के गले में दबी हुई सिसकी जोर से आंसुओं के स्वर में तब्दील हो जाती है। बाबू राम जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते और अपने भाई से मिलने को आतुर हो उठते हैं और फ़ोन पर उनसे 2 दिन बाद मिलने का तय करते हैं। राजा राम जी अपने भरे पूरे परिवार के साथ ग्वालियर शहर में रहते थे। वह अपनी पत्नी आशा, अपने 2 बेटे, बड़ा बेटा चंद्र और उसकी पत्नी सुमन और 2 बेटियां, छोटा बेटा अतुल, उसकी पत्नी सुनीता और एक बेटा, सभी लोग एक संयुक्त परिवार में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। बाबू राम जी के 2 दिन बाद ग्वालियर आकर मिलने के बाद वह अपने घर में सभी को बताते हैं। उनके घर पर सभी इस बात को सुनकर बाबू राम जी से मिलने के लिए उत्साहित होते हैं। उनके आने की तैयारियां होने लगती है। बाबू राम जी के आ जाने का दिन है और उनके आने की खुशी में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। उनके रहने के लिए कमरा तैयार किया जाता है। सभी लोग अपने अपने तरीके से उनके स्वागत में लगे हुए हैं। बच्चे भी अपने छोटे दादाजी से मिलने को बेताब हैं, क्योंकि उनके बचपन में उनके छोटे दादाजी बहुत सारी चॉकलेट को लाकर देते थे। बाबू राम जी के गाड़ी के आने का समय हो जाता है और वह कुछ ही देर में अपने बड़े भाई के घर पहुंच जाते हैं। उनके वहां पर पहुंचते ही उनका बहुत ही प्यार और सम्मान से स्वागत किया जाता है। सभी लोग उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। दोनों बहुएं, दोनों बेटे और उनके बच्चे यह एहसास ही नहीं होने देते कि वह इन सभी लोगों से कई सालों बाद मिल रहे हैं। बाबू राम जी भी उनके प्यार और अपनेपन को पाकर बहुत भावुक हो जाते हैं। बाबू राम जी को उनके इस प्यार और अपनेपन की इस तरह से उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह से वो इन सभी से अलग हुए थे और इतने सालों में उन्होंने इन सब से कोई वास्ता भी नहीं रखा था। कभी बस 1-2 बार फ़ोन पर ही बात हुई थी या कभी बच्चों की शादियों तक का व्यवहार निभाया था और बाबू राम जी की पत्नी शांति जी के स्वर्गवास पर उनका आना हुआ था। बाबू राम जी को अपने बड़े भाई के घर आए हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि उन्होंने अपने वापस जाने की बात करी। उनके वापस जाने वाली बात को सुनकर सभी लोगों ने उन्हें कुछ दिन उनके सभी के साथ रहने की कसम दी, क्योंकि वह सभी उनके साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। वैसे भी वह उन सब से कई सालों बाद मिले थे। बाबू राम जी किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वह अपने जाने की बात कर रहे थे। पर अपने भाई की बात का सम्मान रखने के लिए वह कुछ दिन साथ रहने की बात को मान जाते हैं। उसके बाद सभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं और एक साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। रात होते ही वह दोनों भाई एक साथ एक ही कमरे में सोते हैं और तभी बाबू राम जी से उनके भाई उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। बाबू राम जी उनकी यह बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह अपने मन में सोचते हैं कि उन्होंने तो कोई बात भी किसी को नहीं बताई, तो उन्हें कैसे मालूम हुई कि मैं बहुत दुखी और उदास हूँ और इसी वजह से मैं इनसे मिलने के लिए आया हूँ। बाबू राम जी अपनी सोच में खो ही जाते हैं। राजा राम जी उन्हें आवाज़ लगाते हुए अपने हाथों से उन्हें हिलाते हैं। उनके ऐसा करते ही बाबू राम जी की चेतना लौट आती है और तब बाबू राम जी अपने भाई से पूछते हैं कि आपको यह कैसे पता कि मैं परेशान हूँ। उनके पूछते ही राजा राम जी बोले कि अगर सब कुछ सही होता तो ये बूढ़े बाप को कोई भी अकेले इतनी दूर सफ़र के लिए नहीं भेज देता। उन्होंने कहा कि मैं तो तुझे अकेला देखकर ही समझ गया था कि कोई बात है और बाकी बचा हुआ तेरा चेहरा बता रहा है। तभी बाबू राम जी अपने भाई को अपने ऊपर बीत रही सारी परेशानियों को बताना शुरू करते हैं कि कैसे उनकी सारी बेटियों को उनकी नहीं बल्कि उनके पैसों की आवश्यकता है। बाबू राम जी अपनी एक एक लड़की के द्वारा किए गए एक एक गलत व्यवहार को पूरे विस्तार पूर्वक अपने भाई और भाभी को बताते हैं और यह सब बताते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं। राजा राम जी और उनकी पत्नी को उनकी बताई हुई बात पर विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वह यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे कोई बेटियां अपने ही बाप के साथ ऐसा कर सकती हैं। और उनका यह सोचना लाजमी भी था, क्योंकि कहीं न कहीं हम सभी ने इस संसार में लड़कों के द्वारा ऐसे व्यवहार को होते देखा या सुना है, पर लड़कियों द्वारा इस तरह से व्यवहार करने के बारे में कोई सोच भी नहीं पाता है। बाबू राम जी के वृद्ध आश्रम में रहने की बात सुनते ही राजा राम जी की आंखों से आंसू आ गए। वह अपने भाई की इस हालत को देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। राजा राम जी ने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा
कि मैं अभी मरा नहीं हूँ और मेरे रहते हुए तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम्हें जाना भी पड़ा तो तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि अब से तुम हमारे साथ ही रहोगे। बाबूराम जी ने उनकी बात को सुनकर कहा कि नहीं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ, मैं जैसा हूँ, जिस हाल में हूँ, ठीक हूँ, आप मेरे लिए परेशान मत हो। राजा राम जी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि क्या कभी तुम मेरे ऊपर बोझ हो सकते हो? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? बाबूराम जी को अपने भाई की इस बात को सुनकर तसल्ली तो हुई, पर वह मन ही मन में सोचने लगे कि यह शायद प्यार में उन्होंने सारी बातें कही हैं। दूसरे दिन बाबूराम जी की कही गई सारी बातों को राजा राम जी ने अपने परिवार के सभी लोगों को बताया। उस समय बाबूराम जी अपने कामों में व्यस्त थे। जब राजा राम जी सभी को यह बातें बता रहे थे, राजा राम जी सारी बातें उनकी गैर हाजिरी में ही यह करना चाहते थे, जिससे बाबूराम जी को अपमान महसूस न हो। घर के सभी लोगों ने राजा राम जी की सारी बातों को सुनकर बाबूराम जी को खुशी खुशी अपनाने की बात करी। सभी की एक ही राय थी कि हम सभी लोग मिलकर उनका ख्याल रखेंगे, और यह सारी बातें वह बिना स्वार्थ के कर रहे थे, क्योंकि उनके घर में किसी को भी नहीं पता था कि उनकी कितनी पेंशन है, या उनका क्या बैंक बैलेंस है, या उनके बुढ़ापे का क्या सहारा है। यह सब बाबूराम जी को अपनाना चाहते थे, न कि उनके हर महीने की आती पेंशन को। राजा राम जी की कही गई सारी बातों को उनके परिवार ने बिना किसी भी आपत्ति जाहिर किए मान लिया था। इसीलिए राजा राम जी को आज अपनी परवरिश, दिए गए संस्कारों और अपने बच्चों पर गर्व हो रहा था कि कैसे उनके सिर्फ एक बार कहने पर ही सभी ने उनकी बात का समर्थन किया, और साथ ही साथ उनकी बहुओं ने भी बाबूराम जी को अपनाने में अपना पूरा सहयोग दिया। उनके बड़े बेटे चंद्र और उनकी पत्नी सुमन ने तो उन्हें रहने के लिए अपना कमरा तक दे दिया। बाबूराम जी के बड़े भाई राजा राम जी बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति नहीं थे, बस वह सब खुशी खुशी अपनी रोजी रोटी चलाते थे, एक आम आदमी की तरह से ही। राजा राम जी का घर में सिर्फ इतनी जगह ही थी कि उसमें सभी के पास अपना एक एक कमरा था, पर इतना बड़ा नहीं था कि बाबूराम जी को एक अलग से कमरा दिया जा सके। इसी वजह से राजा राम जी के बड़े बेटे ने अपना कमरा उन्हें देने के लिए कहा, जिससे बाबूराम जी को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। जैसे ही यह बात बाबूराम जी को पता चली, उन्होंने चंद्र को ऐसा करने से मना किया और अपने बड़े भाई के साथ ही उनके कमरे में एक चारपाई पर सोना उचित समझा। बाबूराम जी ने कहा कि उन्हें सिर्फ प्यार की ज़रूरत है, न कि किसी बड़े कमरे की, और इस घर में न कोई अलग से बड़ा कमरा है और न ही कमरे में अटैच बाथरूम की सुविधा थी। जो था, जैसा था, सब बाबूराम जी के सामने था। पर बाबूराम जी के लिए इस घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी, और न ही इज्जत और सम्मान की, और साथ ही साथ सभी बड़े और बच्चों के सभी के प्रति प्यार था, और वो भी सब बिना किसी स्वार्थ के। राजा राम जी के घर बाबूराम जी को बहुत प्यार और अपनापन मिल रहा था। जब भी कोई कहीं भी बाहर जाता तो हमेशा उनसे पूछा जाता कि किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो बता दें। बाबूराम जी को भी अब इन सभी के अपनेपन और प्यार की आदत होती जा रही थी। अब इनका मन इन सभी को कहीं भी छोड़कर जाने को नहीं करता था। बाबूराम जी को हमेशा यह डर सताया करता था कि आखिर वह कब तक अपने भाई के घर में रहेंगे, एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। बस वो यह सोचकर तसल्ली करते कि जितने दिन भी यहाँ पर हैं तो खुश होकर अपने दिन काटें। राजा राम जी के घर सुख सुविधाओं की कमी थी, पर कभी भी किसी ने भी उन्हें किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होने दी। सभी लोग, चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। राजा राम जी के घर पैसों की कमी होने के बावजूद कभी भी किसी ने भी बाबूराम जी को एक भी पैसा खर्च करने नहीं दिया। बाबूराम जी जब भी पैसे देने की बात करते, घर में सभी लोग उनसे नाराज़ हो जाते थे, क्योंकि सभी लोगों के लिए वो उनके घर का ही हिस्सा थे। अब बाबूराम जी को अपने भाई के घर रहते हुए पूरे 4 महीने हो चुके थे, और किसी ने भी अब तक उनसे न ही कोई पैसा खर्च करवाया था और न ही कभी कोई उम्मीद जताई थी। इस घर में उन्हें पूरा मान सम्मान, प्यार, अपनापन सब कुछ मिल रहा था, वो भी बिना किसी स्वार्थ या शर्त के। बाबूराम जी अपने कमरे में बैठे बैठे सोच रहे थे कि इस जगह भी मेरे बच्चे होते तो कब का मुझे नोच कर खा गए होते। बाबूराम जी की लड़कियां उन्हें ले जाने के लिए फ़ोन करती हैं, लेकिन बाबूराम जी को अच्छे से मालूम है कि उन्हें अपने बाप की याद नहीं सता रही है, उन्हें तो अपने साइड इनकम की याद आ रही है, जो बिना कुछ किए उन सबको मिल रही थी। बाबूराम जी यह सारी बातें अपने मन में बैठे बैठे सोच रहे थे, और यह सब बातें याद करते हुए
बाबूराम जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। बाबूराम जी कमरे में बैठे हुए यही सब बातें सोच रहे थे कि इतने में राजा राम जी कमरे में आ जाते हैं। उन्हें देखकर बाबूराम जी तुरंत अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर उन्हें छुपाना चाहते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते। राजा राम जी उन्हें रोता हुआ देख लेते हैं और घबरा कर बाबूराम जी से उनके रोने का कारण पूछते हैं। बाबूराम जी उन्हें टाल देते हैं और उनसे अब उनके घर से चले जाने की बात करते हैं। बाबूराम जी की घर से चले जाने वाली बात और उन्हें रोता हुआ देख वह उनसे पूछते हैं कि क्या उनके घर में उन्हें कोई तकलीफ़ है या किसी ने कुछ कहा या किसी की कही गई कोई बात बुरी लगी है। बाबूराम जी अपने भाई को बीच में ही टोकते हुए कहते हैं कि आप यह कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, मुझे यहाँ पर तो सभी लोगों से वो प्यार और खुशी मिली है जिसकी मैं सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। टाइम पर खाना, वो भी सबके साथ मिलजुल कर, टाइम पर दवा और वो भी न जाने क्या क्या। और तो और इस बात का ख्याल तो मैं कब से अपने मन से निकाल चुका था कि कोई अपने ज़िंदगी के फैसलों में मेरी राय लेगा, पर मुझे इस घर में वो हक भी मिला है कि मैं भी अपनी राय दूं। यह सब मेरे लिए किसी सपने को जीने से कम नहीं है। बाबूराम जी ने बोला, मैं तो कब का अपने बच्चों के किए गए व्यवहार के कारण अपनी ज़िंदगी से हार गया था, पर यहाँ पर आप सभी के साथ ने मुझ में जीने की उम्मीद जगाई। पर अब मुझे इन सब में डर लगता है कि अगर मुझे इन सब की आदत पड़ गई तो मैं अपने बाकी के दिन कैसे काटूंगा, क्योंकि मैं अब और ज़्यादा आप सभी पर बोझ नहीं बनना चाहता। बाबूराम जी के यह सब कहने के बाद राजा राम जी ने कहा कि तुम अब कहीं नहीं जा रहे हो, अब हम दोनों भाई एक साथ मरते दम तक इस घर में रहेंगे। तुम अब मेरे घर का हिस्सा हो। बाबूराम और राजा राम बस नाम अलग हैं, तन अलग है, पर मन एक ही है। और अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लगता है कि तुम किसी पर बोझ हो और तुम्हारे वजह से इस घर का खर्चा बढ़ गया है, तो तुम इस घर से नहीं, मैं जाऊंगा। राजा राम जी की यह बात सुनते ही बाबूराम जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह अपने भाई से गले मिलकर रोने लगे और ऐसा करने से वह अपने आप को रोक नहीं पाए। बाबूराम जी ने अपने भाई से कहा कि ज़िंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है भाई साहब। जिन बच्चों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वह मेरी लड़कियां आज वाकई में पराई हो गई हैं। और जिनसे मैंने कभी प्यार नहीं किया, जिनकी कभी दुख तकलीफ़ नहीं पूजी, कभी उनके सर पर एक प्यार भरा हाथ नहीं फेरा, वह बच्चे, वह बहुएं आज मुझे अपने से अलग नहीं होने देना चाहते हैं। बाबूराम जी बोले कि सच ही कहा है किसी ने कि आज के ज़माने में लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है कि जहाँ एक तरफ लड़के माँ बाप से अपना हक मांगने में पीछे नहीं हटते, उन्हें अपने माँ बाप से कुछ लेना देना नहीं होता, उन्हें सिर्फ पैसे से प्यार है, तो वहीं पर आज लड़कियां भी ऐसी होती जा रही हैं, उन्हें भी माँ बाप से ज़्यादा उनकी धन दौलत से प्यार है। बाबूराम जी ने कहा कि मैं सबके बारे में तो शायद नहीं कह सकता, पर मेरी बेटियां तो ऐसी ही हैं जिन्हें मुझसे प्यार नहीं है। और जहां हम लड़कों को हमेशा गलत मानते हैं, बहुओं को कभी अपना नहीं समझते हैं, तो वही बहुएं सास ससुर के बुरे वक्त में उनके साथ रहती हैं, उनकी सेवा करती हैं। वही लड़के उनका ख्याल रखते हैं। कौन लड़की है जो अपना घर बार छोड़कर अपने माँ बाप की सेवा करने आती है? सेवा हमेशा बहुएं ही करती हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी मैं किसी की बात नहीं करता, पर अपने घर के बच्चे तो ऐसे ही हैं। बाबूराम जी बोले कि यह दोनों ही बातें मैंने अपने जीवन में सीखी है कि आज के समय में लड़के लड़की और बहू बेटी सब हर किसी चीज़ में एक समान हैं, वह चाहे माँ बाप के हिस्से करना हो या उनके धन दौलत के। जहाँ एक तरफ लड़के बुरे हैं तो वहीं लड़कियाँ भी बुरी हैं, और जहाँ बहुएं बुरी हैं तो वहीं दामाद भी बुरे हैं। वाकई में सब कुछ एक समान है। बाबूराम की बेटियों का फ़ोन आया तो उन्होंने अपनी बेटियों को साफ मना कर दिया था कि मेरे अंतिम संस्कार में भी तुम लोग शामिल नहीं होगी। आज बाबूराम जी हमारी इस दुनिया में नहीं है, उन्हें गुजरे हुए 1.25 साल हो गए हैं, पर वह मरते दम तक अपने भाई के साथ ही रहें। उन्हें कभी भी किसी ने कहीं जाने नहीं दिया, न उनकी किसी बेटी के घर और न ही किसी वृद्ध आश्रम में। पर कहते हैं न कि भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, बस वहाँ पर जाने से रोक नहीं पाए। पर बाबूराम जी ने अपने बुढ़ापे के पल राजा राम जी और उनके परिवार के साथ बड़े ही प्यार और खुशी से बिताए। बाबूराम जी अपनी पेंशन अपने भाई को देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा लेने से इनकार कर दिया। बाबूराम जी अपनी पूरी पेंशन जमा करते गए और मरने के समय उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा कि यह मेरी तरफ से मेरे पोतों की पढ़ाई के लिए एक छोटा सा तोहफा है।
मेरी आखिरी इच्छा समझकर इसे कबूल कर लेना। इस बार राजा राम जी भी मना नहीं कर पाए थे। बाबू राम के जाने के 6 महीने बाद भी राजा राम भी इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन एक मिसाल कायम कर गए निस्वार्थ प्रेम की। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।